Hello boys and girls, this is Shubhra, your English teacher and today I'll be telling you that we are covering the term 2 syllabus of almost all subject in our, and I'll be discussing the term 2 syllabus of English here. So let's get started. And one more thing I need to remind you here that you have to like, share and subscribe our channel to get all the daily updates and also press the bell icon. Do not forget that is very important. And if you want to get all the daily updates, you want to get all the notes and assignment sheets, practical sheets, all of these things are available on our very own channel. You will get the link of everything in the description box below. Let's get started with the term 2 syllabus of English. Okay, now in the prose section you have 4 chapters in your term 2, that is packing, reach for the top, the bond of love, and if I were you. And in the poem sections you have 3 poems, that is No Men Are Foreign, On Killing a Tree and Snake Charmer. And trust me, all these proses and all these poems are wonderful to read. They are very beautiful to read at and they will give you a very strong message. The poet, the authors, the poetess, all of them, they are giving you very strong messages. आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, आपके आसपास से रिलेटेड बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको सारे ही प्रोजेस और सारे ही पोएम्स में मिलेंगे. एंड टुडे इन दिस सेशन, इन योर वेरी ओन सेशन ऑफ इंग्लिश, आई विल स्टार्ट अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम दैट इज नो मेन आर फॉरेन. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम हियर. No men are foreign. Now you have 2 main words that need to be described in this poem, that is men and foreign. Men and foreign. This poem, इस पूरी पोएम में आपको 2 बड़े ही मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसकी मीनिंग आपको बहुत डेप्थ में जाकर के अच्छे से समझनी चाहिए कि भाई मेन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदमियों से नहीं है. द मेन हियर मीन्स एनीथिंग लिविंग, एनीथिंग लिविंग, जो भी यहाँ पे लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हूएवर, यहाँ सब की बात की जा रही है. और फॉरेन वर्ड से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम लोग ने एक नोशन बना रखा है ना अपने दिमाग में. फॉरेन मीन्स फॉरेन कंट्रीज, फॉरेनर का मतलब एनीवन कमिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री हियर. बट नो, फॉरेन डज नॉट ओनली मीन कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या जो फॉरेन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं. फॉरेन का मतलब इन दिस टेक्स्ट, इन दिस पोएम, फॉरेन का मतलब ये है कि एनीथिंग दैट डजंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन वर्ड हियर इज कि आपकी क्लास 9th है. ओके, यू सिट इन योर क्लास 9, यू चिल विथ योर फ्रेंड्स एंड अचानक से क्लास 10th या 11th का कोई बच्चा आ गया और बोला कि भाई मैं आज इसी क्लास में बैठने वाला हूँ. तो आप लोग उससे क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं ना कि भाई यहाँ से जाओ, ये तुम्हारी क्लास नहीं है, दिस इज क्लास 9th एंड यू डू नॉट बिलोंग हियर. व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप क्यों उससे ऐसा कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट अबाउट? That person, that boy, that girl who is coming from any other class to your class doesn't belong there and he is considered a foreigner for your class. Okay, so हमने साइंस में भी पढ़ा होगा कि समटाइम्स जो प्रिपेयरिंग सम मिक्सचर्स और कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो और कोई फॉरेन एलिमेंट उसमें गिर गया या फॉरेन एलिमेंट उसमें आ गया तो हम क्या कहते हैं? और उस फॉरेन एलिमेंट ने आके कंटामिनेट कर दिया आपके सॉल्यूशन को. तो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब सिर्फ यही है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उस पर्टिकुलर मिक्सचर में, उस पर्टिकुलर फॉरेन एलिमेंट की जगह नहीं है, वो वहाँ बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, तो एनीवन हु डजंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस इज अ फॉरेनर फॉर दैट प्लेस. और यहाँ हमारे पोएम के नाम से आपको पोएट दैट इज जेम्स कर्कअप क्या बता रहे हैं कि कोई भी, नो मेन एनी लिविंग बीइंग आर फॉरेन, या कि कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग
कहीं के लिए भी फॉरेनर नहीं होता है, चाहे वो किसी अलग कल्चर को बिलोंग करता हो, किसी अलग ट्रेडिशन को बिलोंग करता हो, कोई कहीं अलग कंट्री से आ रहा हो, कोई भी हो, पर हम सारे के सारे क्या हैं, हम सारे के सारे एक हैं। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर अलाइक, वी ऑल आर सिमिलर, और हम किसी भी तरीके से डिफरेंट नहीं हैं। ओके, जेम्स कर्कअप ने, यानी कि जो पोएट है हमारे इस पोएम के, उन्होंने बड़े ही ब्यूटिफुली बाय गिविंग डिफरेंट एग्जांपल्स, बाय स्टेटिंग डिफरेंट इंस्टेंसेस, अलग अलग तरीके से आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि हम सारे के सारे क्या हैं भाई, हम सारे के सारे सेम हैं, सिमिलर हैं, अलाइक हैं, और किसी भी तरीके से हम सारे के सारे डिफरेंट नहीं हैं। ओके, नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर पोएम, एंड लेट्स बिगिन बाय रीडिंग अबाउट द author first, the poet first, that is James Kirkup. One more time, you have to like, share and subscribe our channel to get all the daily updates here. Do not forget that, please. Now, James Kirkup, who was born on 23rd April 1918 and unfortunately died on 10th May 2009. By writing this poem, he wants to convey a very strong message of brotherhood and humanity. एक बड़ा ही important message वो देना चाहते हैं आपको भाईचारे का। भाईचारे का मतलब क्या, कि हमें किसी को भी अलग या अपने से अलग नहीं समझना चाहिए, एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। और ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, कि हमें किसी से भी फाइट्स नहीं करने चाहिए, हमें किसी से भी लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, उनको भी अपने ही जैसे ह्यूमन समझ करके, एक लिविंग बीइंग समझ करके, और उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। ओके, ही एड्स दैट ह्यूमन बीइंग्स इन द अर्थ आर दी सेम, द पीपल हु लिव ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ आर सिमिलर एंड हैव सिमिलर थॉट्स। चाहे हम इस पूरे ग्लोब के किसी भी कॉर्नर में रह रहे हों, किसी भी कंट्री को बिलोंग कर रहे हों, बट आर थॉट्स, जो हमारे सोचने का तरीका है, जो लाइफ पैटर्न हम फॉलो करते हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर, सब कुछ सेम है, सिमिलर ही है। द पोएम रेफर्स टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज के लोगों को भी एग्जाम्पल लेकर के हमारे पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अदर कंट्री के लोगों को फॉरेनर समझते हैं, समटाइम्स सम पीपल डू नॉट ट्रीट देम वेल, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमको उनको कैसे अपनी जैसे ही ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी शो करनी चाहिए। ओके, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर और द पोएट हियर. Let's move to the stanza 1 of the poem No Men Are Foreign, and I'll be giving you line by line explanation of the poem along with the glossary here, that means the difficult words that you people find difficult, जिसकी मीनिंग हमें समझने में डिफिकल्टी होती है, हम उनकी मीनिंग्स भी आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और एक छोटी सी टिप भी मैं आपको देना चाहती हूँ इंग्लिश की, कि भाई हम सारे के सारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थोड़े हैं कि हमें सब चीज़ों की मीनिंग पता होंगी। तो हमको क्या करना है कि हमें अपने टेक्स्ट में एक लाइन पढ़नी है और उसके बाद की लाइन भी रीड करनी है, और उस वर्ड की मीनिंग को निकालने की या एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ इंग्लिश की है क्या, कि जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज अ प्रोज, वेदर इट इज अ पोएम, तो कोई भी वर्ड, व्हेन यू एनकाउंटर एनी वर्ड, तो हर वर्ड की दो तरीके से मीनिंग हो सकती है, दो टाइप की मीनिंग हो सकती है। कैसे भाई, अब आपको लग रहा हो कि मैम तो पता नहीं क्या बोल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आपका कोई भी वर्ड हो, एक मीनिंग उसकी होती है लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग नाउ? लिटरल मीनिंग इज एन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग, जो हमें मीनिंग्स डिक्शनरी में मिल जाती हैं। और एक मीनिंग होती है उसकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, टेक्सचुअल मीनिंग। टेक्सचुअल मीनिंग का मतलब क्या, आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, हमारे प्रोज के अकॉर्डिंग, हमारे पोएम के अकॉर्डिंग उस वर्ड की क्या मीनिंग है, वो हमें अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जज करनी पड़ती है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द स्टैंजा फर्स्ट हियर. Remember, no men are strange, no countries
foreign. One word, remember. He has started his poem with the word remember. Remember का मतलब क्या? याद रखो भाई इस चीज को. किस चीज को याद रखो? कि no men are strange and no country is foreign. कोई भी हम लोगों से अजनबी नहीं है. strange का मतलब अजनबी नहीं है वो हमसे कोई भी, ठीक है, हम सब एक जैसे ही हैं. और no countries is foreign. कोई भी कंट्री हो, यूएस हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, वो हमारे लिए एक फॉरेनर नहीं है. वो वहाँ के भी जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं. उनका फिजिकल बिल्ड हमारे जैसा है, उनके थॉट्स हमारे जैसे ही हैं. तो वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन अ स्ट्रेंजर एंड वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन या एनी कंट्री अ फॉरेन कंट्री. Beneath all uniforms, a single body breathes. Beneath का मतलब अंडर, उसके अंदर. आप कोई भी अटायर पहने हो, आपने कोई भी कपड़ा पहना हो, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो वी गो टू सम डिफरेंट स्टेट्स, तो हर स्टेट का अपना एक प्रॉपर उनका यूनिफॉर्म होता है, एक उनका एक अटायर, उनका एक कपड़ा होता है, ठीक है, उनका लोकल. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इंडिया में ही भाई अलग अलग स्टेट्स में वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हैं. सब लोग अपने अपने कपड़े पहन रहे हैं, अपने अपने तरीके के कपड़े पहन रहे हैं. पर क्या उन लोगों में कोई डिफरेंसेस है? नहीं, उन लोगों में कोई डिफरेंसेस नहीं है. दे आर ब्रीदिंग लाइक अस ओनली. उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, उनके जो सांस लेने का तरीका है, वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है. दे आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड दे आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. क्या आपने कोई किसी ऐसे देखा है क्या कि जो ऑक्सीजन ना लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन टेक इन करता हो और भाई ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा हो? हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो, बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन वेरी मच. फॉरगेट दैट. ना, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीज. आपका अटायर कोई भी हो, आपने किसी भी तरीके के कपड़े पहन रखे हो, बट जो बॉडी है, जो फिजिकल बिल्ड है हमारा, वो बिल्कुल सिमिलर है. और उसके साथ साथ वी ब्रीद विद द सेम प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. एंड इस लाइन का या इस यूनिफॉर्म का एक और मतलब भी है कि अगर हम अदर कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं और अदर कंट्रीज के अपने आर्मीज होती हैं, अदर कंट्रीज हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स फॉर देयर आर्मी, ठीक है. तो ये भी एक मतलब है इस लाइन का कि अलग अलग कंट्रीज के जो आर्मी पीपल होते हैं, दे वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स, बट बीनीथ दैट uniform, under that uniform they have a similar body and they breathe alike. वो एक ही जैसे ब्रीथ करते हैं, एक ही जैसे उनकी फिजिकल बिल्ड होती है. और हम आर्मी पीपल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली दे गो एंड फाइट विद ईच अदर, और उस फाइट का कोई कारण नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, और सिर्फ सम नेगेटिविटी इन द माइंड. जो हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में डाल देते हैं, और उसी वजह से भी गो एंड वी जस्ट कीप स्टार्ट फाइटिंग, और उसका कोई भी रीजन हमारे पास नहीं है. यहाँ हमारा पोएट आपको यही समझा रहा है कि देयर इज नो रीजन फॉर फाइटिंग, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर अलाइक. तो हम जब एक जैसे हैं तो भाई फाइटिंग किस चीज के लिए, फाइट हो किस चीज के लिए रही है. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. और हम सारे के सारे, क्योंकि एक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पोएट आपको समझा रहे हैं, तो हम सारे के सारे चाहे अदर कंट्रीज को बिलोंग करें, अलग कल्चर को बिलोंग करें, अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हों, हम लोग का फिजिकल बिल्ड एक है, हम सेम टाइप से ब्रीथ करते हैं, हम सारे के सारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से कनेक्टेड है. दैट इज थ्रू आवर मदर अर्थ. जो हमारी नेचर है, हमारी जो मदर अर्थ है, हम उसके थ्रू कनेक्टेड हैं, और हम सारे के सारे उन्हीं के ऊपर वॉक करते हैं, उन्हीं के ऊपर चलते हैं. तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि भाई हम सारे के सारे जब अपनी मदर के द्वारा कनेक्टेड हैं, दैट इज कि हम सारे के सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, तो फिर किस लिए ये डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं. ओके. Is earth like this in which we all shy, and the origin of our life, जो हमारी लाइफ का ओरिजिन है और जो हमारी लाइफ का एंड है वो भी सिमिलर है. अगर आपने देखा होगा अलग अलग कल्चर्स में एंड करने का, सम पीपल बरी द बॉडी, सम पीपल जस्ट बर्न द बॉडी, डिफरेंट तरीके हैं, बट अल्टीमेटली वेयर वी विल गेट मिक्सड इनटू, वी विल गेट मिक्सड इनटू आवर मदर अर्थ. दैट मीन्स द ओरिजिन ऑफ आवर लाइफ, द एंड ऑफ आवर लाइफ इज सिमिलर, एक जैसी है. तो भाई
क्यों ये डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं और किसने ये डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं? हु हैज क्रिएटेड दीज बॉर्डर्स अलोंग द कंट्रीज? भाई नेचर ने तो हमको एक सुंदर ब्यूटीफुल अर्थ दी थी और बोला था कि इसमें जाकर के रहो, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी, एयर दिया था, वाटर दिया था, सब कुछ दिया था। तो किसने ये डिफरेंसेस क्रिएट किए और किसने ये बॉर्डर्स क्रिएट किए और बोल दिया कि भाई अलग अलग जाकर के रहो? दिस इज वी हु हैज क्रिएटेड दीज बॉर्डर्स। ये हमने किया है और हमको ही इन्हें रिमूव करना पड़ेगा अगर वी वांट टू स्टे quietly, peacefully on this earth with the concept of brotherhood, with the concept of humanity. Then we have to remove all these borders and live peacefully. Okay, now let's move to the second stanza here. They too aware of sun, air and water. Now who is they over here? यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड यूज किया गया है, पोएट ने कहा है दे. हु इज दे? द पीपल हु वी कंसिडर एज फॉरेनर, जिनको हमने फॉरेनर या स्ट्रेंजर कंसिडर किया है, भाई उनकी बात हो रही है. उनको भी पता है कि सन क्या है, एयर क्या है और वाटर क्या है. क्या कभी ऐसा हुआ है कि सनलाइट ने कह दिया, भाई सन ने कहा, सूरज भगवान ने कहा कि आज तो मैं सिर्फ इंडिया में ही चमकूंगा और मैं यूएस में जाकर के नहीं चमकूंगा, रहने दो उनको 2-3 दिन अंधेरे में रहने दो? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्या हमारी हवा ने कभी ऐसा कहा है कि आज मैं इस पार्ट ऑफ ग्लोब में ही बहूंगी और मैं बाकी के अर्थ को छोड़ दूंगी, आज उनको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे? ऐसा तो नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता है. और अगर आप अपने वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो नदियां भी भाई बिना किसी पार्शियलिटी के बहती हैं, विदाउट सीइंग कि वो किस कंट्री में बह रही हैं और किस कंट्री में वो फ्लो कर रही हैं. ठीक है, तो जो हमारे सुप्रीम पावर्स हैं, जो हमारे नेचर हैं, उन्होंने जब कोई डिफरेंसेस नहीं किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस कंट्री को कितना दे रहे हैं, तो ये डिफरेंसेस हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स long winter starved. Now there are two conditions. One conditions where then peaceful time is there, peacefully farmers अपना crops produce कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के बाद दे आर सेलिंग इट ऑफ, और वो सारे के सारे फूड प्रोड्यूस होकर के हम तक पहुंच जाते हैं और हम बड़े पीसफुली अपनी फैमिली के साथ बैठ करके उसको खा लेते हैं. ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन आती है व्हेन देयर इज अ वॉर सिचुएशन. अगर बहुत ज़्यादा वॉर सिचुएशन हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा भाई ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा जब क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, बहुत ठंड हो, फॉग हो, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे भी हमारी क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती हैं. ठीक है, तो या तो वॉर कंडीशन हो या फिर लॉन्ग विंटर्स हो, तो उन सिचुएशन में क्या एक कंडीशन आती है हमारे सबके सामने, वो होती है स्टार्विंग की सिचुएशन. व्हाट डज द स्टार्विंग मीन्स? स्टार्विंग मीन्स डाइंग फ्रॉम हंगर. एक स्टार्वेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. क्यों? क्योंकि फार्मर्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर क्रॉप्स प्रॉपर्ली एंड दे आर नॉट सेलिंग इट प्रॉपर्ली. वो सेल नहीं कर रहे हैं, हम तक फूड प्रोड्यूस हुआ मिल नहीं पा रहा है, तो एक स्टार्वेशन या भूखमरी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो क्या ये सिचुएशन सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री या कल्चर या ट्रेडिशन के लिए है? नहीं. अगर ऐसा कोई वॉर या लॉन्ग विंटर की सिचुएशन किसी भी कंट्री में होगी तो हर कंट्री में स्टार्वेशन का ही कंडीशन क्रिएट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि वहाँ अगर वॉर्स हो रहे हैं उसके बाद भी फार्मर्स अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर सेलिंग ऑफ, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, now their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. और क्योंकि एक लाइन पहले हम लोगों ने फार्मर्स की बात की है, तो चलो फार्मर्स को लेकर के समझाते हैं भाई कि their hands, जो हमारे फार्मर्स हैं, आपने इंडिया के फार्मर्स को देखा होगा, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कितना कठिन काम कर रहा है भाई, पानी में खड़े होकर के, और ये लेकर के एक एक उनको लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठंडी गर्मी बरसात ये सारी चीजें उनको नहीं देखनी पड़ती हैं, और बहुत सारा काम उनका अपने हाथों से होता है. ठीक है, तो अगर वो कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग विद देयर हैंड्स, तो देयर हैंड्स विल गेट वर्न आउट, देयर हैंड्स विल गेट रफ, वो रफ हो जाएंगे, वर्न आउट हो जाएंगे. तो क्या ये सिर्फ इंडिया के फार्मर्स की बात हो रही है? नो, वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द फार्मर्स ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स ऑफ द ग्लोब. जो पूरे अर्थ पे किसी भी कंट्री के फार्मर्स होंगे, इफ दे आर डूइंग फिजिकल वर्क विद देयर हैंड्स, then their
हैंड्स विल गेट वर्न आउट, देयर हैंड्स विल गेट रफ, वो रफ हो जाएंगे और वर्न आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि भाई यूएस का है, चाइना का है, या हम पेरिस चले गए, वहाँ के फार्मर्स को बुलाया, देखा उनके हाथ तो बड़े चिकने चिकने हैं, चाहे जितना काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है, उनके हाथ भी रफ हो जाते हैं और वर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट आपको बता रहा है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, इफ दे आर डूइंग वर्क पीसफुली, अगर वो पीसफुली काम कर रहे हैं, पीसफुल हार्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ करके पीसफुली उस खाने को खाते हैं। अगर वो पीसफुली काम नहीं कर पा रहे हैं, वॉर सिचुएशन है, लॉन्ग विंटर्स हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई स्टारवेशन की सिचुएशन आ जाएगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल अर्थ, होल ग्लोब एंड एनी कंट्री, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं, अगर फार्मर्स या एनीवन हु इज डूइंग लॉट्स ऑफ फिजिकल वर्क विद देयर हैंड्स, तो उनके हाथ क्या होंगे, रफ हो जाएंगे, खुरदुरे हो जाएंगे, बहुत वर्नआउट से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा यूज्ड दिखाई पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की बात नहीं हो रही है, आप चाहें तो आप जा करके भाई कंपेयर कर सकते हैं, ये हर कंट्री के, हर कल्चर, हर ट्रेडिशन के लोगों की बात हो रही है कि इफ दे आर यूजिंग देयर हैंड्स टू डू फिजिकल वर्क, देयर हैंड्स विल गेट रफ and their hands will get worn out. Okay, now this is stanza number 1 and stanza number 2 for you. We'll continue with this chapter, with this poem, with the stanza 3rd and 4th and the poetic devices and the summarization of this poem and the theme, the message. I'll provide you everything, but you have to wait for my videos and do watch our videos daily. Okay, at last I just need to remind you this thing, that you have to like, share and subscribe our channel to get all our daily updates and to get all the daily stuff, that is the notes, the assignments, the practice sheets and everything. All of these things will be available in the description part of this video. Thank you. This is Shubhra, your English teacher, signing off.